हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रहमत अली शाह फ्रॉम मैथ्स इंजीनियर। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर लेते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन होती है, वो बहुत हार्ड मेहनत भी करते हैं, बट एट द एंड वो जब पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उनको उतने मार्क्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? उसके डिफरेंट रीजंस हैं। आज हम उन रीजंस में से सिर्फ एक पेपर को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम फिर हर एक पेपर के लिए अलग अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आज हम जिस पेपर को एक्सप्लेन करेंगे वो है इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इंग्लिश हमारा लिटरेचर है और लिटरेचर में आपको अक्सर औकात बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें पेपर को अटेम्प्ट करना, टेंसेस का मसला और ट्रांसलेशन का मसला। चूंकि हमारे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में थोड़े से वीक होते हैं तो उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इन पेपर तक आपको कंप्लीट समझाऊंगा, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इन तक देख लेना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। आपने देखा होगा हमारा जब भी सब्जेक्टिव पार्ट शुरू होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से शुरू हो जाता है। उसमें सबसे पहले हमें शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के एंड में हम ऑलरेडी याद करके जा चुके होते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोग याद कर लेते हैं, पर उसको अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले मेथड ये है कि शुरू करने से पहले आपके पेपर में मार्जिन लाइंस होने जरूरी है। आप समझ लीजिए कि ये एक पेपर है जिसपे मैं दोनों साइड पे मार्जिन लाइंस लगा चुका हूं। सबसे पहले आप जब शुरू करेंगे तो आपको मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, पार्ट 4, जो भी आपको पार्ट आ रहा होगा उस पार्ट का नंबर आप लोगों ने यहां लिख देना है। ठीक है जी। अब पार्ट नंबर 3 तो मैंने लिख दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा, ये पार्ट नंबर 3 आप लिख दिया आप लोगों ने, बट आप अभी अपना पहला आंसर शुरू कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट नंबर 3 सेलेक्ट किया, वो आपको अच्छा आ रहा था, बट ये आपका पहला आंसर है, तो आपने मार्जिन लाइन के अंदर लिखना है आंसर नंबर 1। ठीक है जी। पहले तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका यह है कि आपने जो पार्ट सेलेक्ट किया, क्वेश्चन लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उस पार्ट का नंबर मार्जिन लाइन के अंदर, और जो आंसर नंबर है आपका वो आप मार्जिन लाइन के बाहर लिख के अपना क्वेश्चन शुरू कर देंगे। अब दूसरा सवाल यहां पे ये आता है कि सर हम मार्जिन लाइंस के अंदर तो हमने लिख दिया, अब हम लेंथ कितना रखें अपने शॉर्ट क्वेश्चन का? तो सबसे पहले आपने जो बुक से या गाइड से याद करके जा चुके होते हैं तो वो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ध्यान एक बात का देना है, वो ये है कि आपने जो पेपर के लाइंस होते हैं इस तरह, ठीक है, ये लाइंस मिनिमम 5 लिखने हैं, मिनिमम 5, और मैक्सिमम 8 लिखने हैं। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत भी ज्यादा लेंथी होता जाता है तो आपने लेंथी शॉर्ट क्वेश्चन चूज नहीं करना। वो अलग बात है कि अगर आपको कोई और नहीं आता और कोई और ऑप्शन भी नहीं है तो आपने वो लेंथी वाला चूज किया। आप कोशिश करें कि ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन चूज करें या ऐसी गाइड से आप याद करें जिसमें कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन 5 लाइन और मैक्सिमम 8 लाइन का हो जाए, इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि बाद में आपको और क्वेश्चंस के लिए भी टाइम फिर बाद में नहीं मिलेगा। एक बात तो ये हो गई, आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया। शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के बाद आपका क्या काम है कि यहां आकर आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जब खत्म हो गया तो आपने 2 लाइंस लगा देने हैं जो मार्जिन लाइंस को टच ना करें। ठीक है जी, मार्जिन लाइंस को टच ना करें। तो आप एक तो क्वेश्चन पूरा होने के बाद आपने ये 2 मार्जिन लगा दिए और फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट आपको आ रहा होगा वो पार्ट यहां, आंसर नंबर यहां और शुरू कर देना है। एक बात का ध्यान दोबारा कि आपने मिनिमम 5 लाइंस लिखने हैं और मैक्सिमम 8 लाइंस लिखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, इससे ज्यादा नहीं लिखने। दूसरी बात यह है कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट तो समझ आ रहा है बट आपको गाइड का जो रटा हुआ है वो याद नहीं है, तो आप अपना कंसेप्ट अगर ट्रांसलेट करेंगे क्वेश्चन में तो आपने एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जिस टेंस में आपको क्वेश्चन दिया गया है, चाहे वो पास्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट टेंस है, चाहे कंटिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर, जो भी टेंस है, उस टेंस में ही अपने आइडिया को उस आंसर में ट्रांसलेट करना है। टेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। इंग्लिश पेपर में आपको टेंसेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, तो आप ये बात नोट कर लीजिए। एक और बात, बहुत सारे बच्चों का ये भी मसला होता है
कि वो तो उनको तो ये सारा प्रॉपर मेथड वो प्रोसेस से सही गुजरे होते हैं, उनको किसी टाइप का मसला नहीं होता, बट उनकी राइटिंग जो है वो ज्वाइंट होती है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम रहमत अली शाह है, तो मैं ज्वाइंट राइटिंग में रहमत अली शाह लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये मिस्टेक स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आप पेपर में, खास करके इंग्लिश के पेपर में, कभी भी ज्वाइंट राइटिंग मत कीजिएगा। आप बिल्कुल खुला खुला अलग अलग से REHMATALI इसी तरह हर लफ्ज को अलग अलग लिख लीजिएगा, खुला खुला, ठीक है। एक दूसरे के साथ ज्वाइन मत कीजिएगा। उसके बाद आप लोग एक लाइन में 3 से 4 वर्ड से ज्यादा भी मत लिखिएगा, ठीक है जी। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी आपको आएंगे उसका कंसेप्ट है, ये तो शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। उसमें हमारे पास होता है पैराफ्रेज। तो पैराफ्रेज बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमन मिस्टेक है, वो सारे, इसको यूनिवर्सल मिस्टेक भी कहा जा सकता है, कि बहुत सारे बच्चे हमारे क्या करते हैं कि अगर जब पैराफ्रेज लिखते हैं, जो स्टेंजा उनको दिया होता है उसका पैराफ्रेज, तो वो उसमें लिखते हैं द पोएट इज सेइंग दैट, या द पोएट वांट्स टू से दैट। इस तरह की चीजें आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। कभी भी इंग्लिश के पेपर के पैराफ्रेज में आप लोगों ने पोएट को मेंशन नहीं करना, ठीक है। पोएट का नाम, पोएट का सिंबल, पोएट सबक का नाम, के इस सबक में यह कहा जा रहा है, इसी तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी। पैराफ्रेज का मतलब यह होता है सिंपल, कि जो स्टेंजा आपको दिया गया है उस स्टेंजे को सिंपल वर्ड्स में, मिसाल के तौर पर एक वर्ड लिखा है अमेजिंग, पैराफ्रेज में एक वर्ड लिखा है अमेजिंग, ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो आपने इस अमेजिंग की जगह जब आप पैराफ्रेज लिखेंगे, ये स्टेंजा में दिया गया है, जब आप पैराफ्रेज लिखेंगे तो अमेजिंग की जगह ब्यूटीफुल लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको आसान वर्ड्स में ट्रांसलेट करके, और 2 लाइंस को जब जोड़ेंगे तो इनके बीच में टू, इज, एम, आर कोई भी प्रीपोजिशन लगा दीजिएगा। सिंपली आपने पैराफ्रेज को, ये जो स्टेंजाज हैं, इसको पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एक और सवाल यहां पे राइज होता है कि सर इसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि पैराफ्रेज की लेंथ कभी भी 6 से 7 या 8 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप कोशिश करें कि इतने लाइंस में आप अपने पैराफ्रेज को वाइंड अप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है पेयर ऑफ वर्ड्स की। तो आप स्टूडेंट्स ये बात नोट कर लीजिए कि पेयर ऑफ वर्ड्स में आप आसान वर्ड्स चूज कर लीजिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने गाइड्स में याद किए होंगे 5, 10, 15, 20, कम से कम 20-25 पेयर ऑफ वर्ड्स आप याद कर लीजिएगा। इसमें से जो कॉमन है हमारे न्यू सिलेबस में ऑलरेडी दिए भी गए हैं, तो आप उसमें से 20-25 आसान वाले चूज कर लीजिएगा और आसान से उसमें सेंटेंस बना दीजिएगा। अगर आपको याद नहीं भी है तो वो इतने मुश्किल नहीं होते। हाँ, एक बात का ध्यान आप रख लीजिएगा, अगर आपको उस पेयर ऑफ वर्ड की मीनिंग आती है तो उसको अगर आप लिखेंगे तो इससे आपका पेपर मजीद और अच्छा होता जाएगा और इससे आपको एग्जामिनर और भी अच्छे मार्क्स देगा। उसके बाद एक आता है स्टेंजा कंप्रीहेंशन। आपको एक स्टेंजा कंप्रीहेंशन और पैराग्राफ कंप्रीहेंशन। इसका मतलब यह है कि आपको एक स्टेंजा दिया गया होता है और नीचे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं कि उसको आप लोगों ने उस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने देना है। तो आप क्या कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो स्टेंजा में दिया होता है या पैराग्राफ में दिया होता है तो आप बस सिंपल, मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा है कि रहमत इज 13 years old, ठीक है। और यहां पे हाउ ओल्ड इज रहमत, अगर एक सवाल है हाउ ओल्ड इज रहमत, तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बस डायरेक्ट यहां से कॉपी करके यहां लिख देते हैं कि रहमत इज 13 years old। आप क्या कर लीजिए कि आप बिल्कुल भी इस चीज को A to Z कॉपी मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप इस चीज को थोड़ा सा अपने वर्ड्स में यहां आंसर कर ले। एक बात, दूसरी बात का ध्यान कि आपने इसका टेंस कभी भी नहीं शुरू करना। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां इज यूज हुआ है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इसका आंसर देना है। आपने टेंस को चेंज नहीं करना, बट कहने का मतलब यह है कि इज इट इज आपने कॉपी नहीं करनी, चाहे स्टेंजा से हो चाहे पैराग्राफ से हो। उसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन की और कहीं होता है स्टोरी। तो आप एप्लीकेशन के लिए ये बात नोट कर लीजिए कि जो न्यू मेथड है उसमें टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर वाला कंसेप्ट नहीं है। टू आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना, सीधा सीधा आप शुरू कर लीजिए द प्रिंसिपल या द हेडमास्टर या जो भी,
वहां से शुरू कर लीजिएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यहां से, ठीक है, और अपने एप्लीकेशन को अटेम्प्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आती है बारी स्टोरी की। तो स्टोरी आप लोग कम से कम 2 पेजेस लिखें, इससे कम बिल्कुल भी मत लिखिएगा, 2 पेजेस। और स्टोरी में कोशिश करें कि आप एक ही टेंस के साथ स्टिक रहें। मिसाल के तौर पर हमारे जितनी भी स्टोरीज हैं उसको पास्ट टेंस में अक्सर एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि स्टोरी जो होती है वो पीछे जमाने की होती है, गुजरे हुए जमाने की होती है, तो वो पास्ट टेंस में आप स्टोरी को लिख लीजिएगा, कम से कम 2 पेजेस। उसके बाद हमारी बारी आती है लास्ट में प्रोवर्ब्स की। तो आपको पेपर में ऑलरेडी दिया गया होता है, गाइड्स में दिया गया होता है 20, 25, 30 प्रोवर्ब्स आप याद कर लीजिए और प्रोवर्ब्स जाके सिंपली आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिए, आसानी से लिख दीजिए। तो आई होप आप इस तरह के मेथड्स फॉलो करने से आपको आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और इंशाल्लाह किसी किस्म का मसला आप लोगों को नहीं होगा। तो मैंने इंग्लिश पेपर को अटेम्प्ट करने का मेथड आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा मसला है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट्स में उसका आप पूछ लीजिए, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।